जब भी मैं कुछ नया सीरीज या मूवी देखता हूँ तो मुझे बस उससे एक ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये मेरे सारे एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दे। बिन वॉचिंग एनीमे फॉर मोर देन 7 ईयर, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा बहुत कम ही शो है जो कि ऐसा कर पाए हैं। बट अटैक ऑन टाइटन इज वन गॉड डैम शो जो न सिर्फ मेरे एक्सपेक्टेशन को हर बार सरपास करता है, बट इट क्रशेस देम एंड थ्रोज अवे इनटू द विंड. So, how did Attack on Titan become the greatest show of our generation? Well, this is how. अटैक ऑन टाइटन का सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये अपने पहले एपिसोड से ही आपको एंगेज करके रखता है, इसका इंट्रिकेट वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्टोरी टेलिंग से। और बस इसका वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्टोरी टेलिंग नहीं, इसमें आपको दिखाया जाता है द बिल्ड अप, पे ऑफ, फोरशैडोइंग, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, टाइम मैनिपुलेशन और कई सारे कॉम्प्लेक्स थीम। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड देखा था, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे। द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामा, हॉरर एंड टेंशन, आई हैड नेवर सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर। एपिसोड 1, फॉल ऑफ शिगानशेना। एपिसोड 1 में दीवार टूट जाता है, टाइटन अंदर आ जाते हैं एंड देन दिस इंसेनिटी बिगिन। लोग भाग रहे हैं, कोई दब कुचल के मर रहा है, कोई एक जगह बैठ के रो रहा है। There was just so much thing going on and when I watched that scene for the first time, I was completely shocked. Season 1 was 25 episode long and certainly didn't have much to offer. Season 1 का मेन सब्सटेंस था द मिशन दैट कमेंस आउटसाइड द वर्ल्ड, जो कि पहली दफा में काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट दिक्कत ये थी कि हर एक नया मिशन पिछले वाली जैसी पूरी सेम। नए कैरेक्टर से तो हमें इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, लेकिन कोई मेजर कैरेक्टर आर्क नहीं था। ज्यादातर कैरेक्टर बस शॉकिंग मटेरियल के लिए होते थे, जिनका मरने पर सीरीज पर कोई लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा था। अल्टीमेटली टाइटन शिफ्टिंग पावर रिवील के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि स्टोरी कहीं आगे बढ़ रहा है, अंटिल सीजन 2। नाउ सीजन 2 ही ऐसा पड़ा था जहाँ पे अटैक ऑन टाइटन ने फाइनली वो करना शुरू कर दिया जो कि हर एक शो को करना चाहिए। इट स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन प्लॉट एंड डेवलपिंग इट्स कैरेक्टर। फ्रॉम नाउ ऑन हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी थी एंड यही बिल्डअप आगे जाके हमको दिखाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लॉट ट्विस्ट इन द सिनेमा हिस्ट्री। और जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करता है, हमें कैरेक्टर के बारे में और ज्यादा पता लगता है, उनका मिस्ट्री, उनका पास्ट एंड मोटिवेशन। एंड जैसे स्टोरी आगे बढ़ने लगता है, वैसे ही स्टोरी और ज्यादा रिच एंड कॉम्प्लेक्स होते जाता है। और कई सारे आर्क, एपिसोड, बिल्डअप एंड फोरशैडोइंग के बाद सीजन 3 के फाइनल में हमें पता चलता है ऐसा रिविलेशन दैट रीशेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर स्टोरी इज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी। और उसके बाद आता है सीजन 4, जो कि सीरीज को एक नया लेवल पे ले जाता है। जब सीजन 4 स्टार्ट होता है तो ये उसका नैरेटिव को एक्सपेंड करके हमें एक नया प्रोस्पेक्टिव से स्टोरी दिखाता है। कैरेक्टर लाइक राइनर, जीक एंड गाबी स्टोरी के कॉम्प्लेक्सिटी में और ज्यादा लेयर ऐड करते हैं। और एक मोमेंट पे हमें ऐसा नरेशन दिखाया जाता है कि हम सोच नहीं पाते हैं कि हीरो कौन है एंड विलेन कौन है। ये सीजन लेजिट एक इमोशन का रोलर कोस्टर था। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसका आइडियोलॉजी सही है और हमें किसका साइड देना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है द मेन प्रोटैगनिस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन एंग्री बॉय सीकिंग रेवेंज टू ए एम्बिगियस रेबेल। एंड फाइनली आता है द लास्ट आर्क ऑफ अटैक ऑन टाइटन, वॉर फॉर पैराडाइज आर्क। ये आर्क एक्सप्लोर करता है द इवॉल्विंग डायनामिक बिटवीन द कैरेक्टर, पर्टिकुलरली द आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन एरन एंड आर्मिन। अलायंस फॉर्म होते हैं, टूटते हैं, बैटल ऑफ लिबेरिया होता है, जो कि शोकेस करता है द रियलिटीज ऑफ वॉर, द रिजिलेंस ऑफ पैराडाइज सोल्जर एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। और यही सारी चीज सीरीज के कंक्लूजन के लिए बहुत ही क्रूशियल बिल्डअप करते हैं और हमें देते हैं द परफेक्ट एंडिंग फॉर द परफेक्ट शो। द फाइनल पार्ट ऑफ अटैक ऑन टाइटन। अगर मैं इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो मैं बोलूंगा जेनरेशनल मास्टरपीस।
जब मैंने ये एपिसोड देख के खत्म किया तो मुझे एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जब मैंने वो एंड क्रेडिट सीन देखा that just ripped my heart out. It made me question the cycle of life and what we are as a people. तो पहले मैं जीक और आर्मिन का कन्वर्सेशन के ऊपर बात करूं तो ये सीन पूरे एपिसोड में सबसे वेल रिटन सीन था, क्योंकि ये सीन में जीक और आर्मिन डिस्कस करते हैं उनका लाइफ एंड ह्यूमैनिटी का डिफरेंट आउटलुक पर। जीक सोचता है कि डर से इंसान कंट्रोल होता है एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू सिंपली रिप्रोड्यूस, नथिंग मोर। जैसे थ्रू आउट द सीरीज जीक हमेशा यूथनेसिया को सपोर्ट करता है कि बस इसी से ही साइकिल ऑफ हेट्रेड को खत्म किया जा सकता है। लाइक जो बच्चे टाइटन शिफ्टिंग के एबिलिटीज के साथ पैदा होते तो उनको ही एलिमिनेट करके। एंड उसी वक्त आर्मिन रिकॉल कर रहा होता है वो दिन जब वो एरन और मिकासा साथ में रेस कर रहे थे। एज ऑलवेज सबसे लास्ट था वो एंड मिकासा एरन को हमेशा की तरह जीतने देती। और आर्मिन रियलाइज करता है कि एट द एंड ऑफ द डे उसे वो रेस जीत के खुशी नहीं मिलती, उसे खुशी मिलती वो एक्सपीरियंस से। जो रेस में वो ठंडी हवा चल रहे हैं, जो पत्ते उड़ रहे हैं और जिन दो लोग को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो दो लोग उसके साथ है। फिर जीक उसका लाइफ का वो डियरेस्ट मोमेंट को सोचने लगता है। वो सोचता है कि ये यूथेनेसिया को सक्सीड करके दुनिया को बचाना उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और डियरेस्ट नहीं है। और आर्मिन के प्रोस्पेक्टिव में जो एक सिर्फ लीफ था वो पाथ के लिए और दोनों का अलग अलग परसेप्शन के लिए वो लीफ जीक को एक बॉल दिखने लगता है and Jake is finally able to complete the puzzle. What he needed was just a normal life where he could enjoy catch ball, hang out with his parents and just be a kid. नेक्स्ट आता है केविन सीन, जिस सीन ने सारे लोगों के हार्ट एंड सोल को कैप्चर किया। I will say कि this moment is probably one of the all-time best sequences ever in anime, क्योंकि ये सीन डायरेक्टली मिरर करता है एपिसोड 1 को। और अगर विजुअल रेफरेंस को छोड़ भी दो तो ये मिकासा का एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाता है कि बिगिनिंग से वो कैसे हर चीज में सही थी। वो खुद पे जितना भी डाउट करे, जितना भी सोचे कि वो अपना बेस्ट दे रही है बस एरन के लिए, बट नो, शी नेवर मेड अ बैड डिसीजन और कॉम्प्रोमाइज्ड हरसेल्फ फॉर एरन। शी ऑलवेज रिमेन्ड इंडिपेंडेंट ऑफ हिम डिस्पाइट ऑलवेज बीइंग देयर टू प्रोटेक्ट हिम। फिर हमें दिखाया जाता है एरन एंड आर्मिन का वो सीन जहाँ पे एरन बताता है ymir के बारे में, कैसे उसने उस आदमी से प्यार किया जिसने उसका फैमिली को मारा, उसका घर जला डाला, उसका मौत का सेंटेंस दिया, बट स्टिल शी कैन नेवर स्टॉप लविंग हिम। और ये जितना कुछ हो रहा है ये ड्रीम है ymir का, ड्रीम फॉर ए सेपरेशन फ्रॉम किंग फ्रिट्ज। और जो ymir का ड्रीम पूरा करेगा किंग फ्रिट्ज से उसको फ्री करके वो है मिकासा। एरन स्टार्टिंग से ही रम्बलिंग को एक्टिव करना चाहता था और ये इतना डीप था कि जब एरन पैदा हुआ था, पैदा होते ही उसको याद था कि ग्रीसा ने उसका नाम एरन दिया है और उसको बोला यू आर फ्री। उसके दिमाग में कई से पास्ट एंड फ्यूचर के मेमोरीज थे बिकॉज ऑफ द अटैक टाइटन्स इनेट एबिलिटी। एरन स्टार्टिंग से ही सही था क्योंकि यही बस एक ऑप्शन था ये सब वॉर को खत्म करने के लिए। देयर इज नो अदर वे। वो ऐसे बस बैठ के ये साइकिल को कंटिन्यू होते नहीं देख सकता क्योंकि उसे पता है कि जो पास्ट एंड फ्यूचर का मेमोरी उसके दिमाग में चल रहा है, पास्ट में कोई फ्री नहीं था और फ्यूचर में भी कोई फ्री नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई बर्डन जरूर होगा, वो टाइटन हो सकता है, ymir हो सकती है या फिर उनका गवर्नमेंट हो सकता है। और वही 2000 इयर्स का हिस्ट्री एंड फ्यूचर का एंडलेस विजन को देख के वो जानता था he had no other choice than to sacrifice his own existence to the very concept of putting an end to everything. At the end of the day वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। अगर एक आइडियल वर्ल्ड होता तो कभी उसको ये रोल प्ले करना नहीं पड़ता। उसका बस एक ही डिजायर था कि वो एक फ्रीडम एंड नॉर्मल लाइफ जिए विद आर्मिन एंड मिकासा। फिर हमें एपिसोड का एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे एरन के एक्शन के लिए अभी पैराडाइज फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में इवॉल्व हो चुका है और उसने दुनिया में पीस लाया, हमेशा के लिए नहीं बट काफी सालों के लिए। जो वो चाहता था कि उसके दोस्त पीस में रहे विदाउट एनी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। एंड आई कैन से कि एरन वाज सक्सेसफुल। फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा स्टोरी है कि ना ही कभी कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता था कि ना ही कभी कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर पाएगा। 89 एपिसोड्स ऑफ प्योर
परफेक्शन। अटैक ऑन टाइटन हमें दिखाता है व्हाट ह्यूमंस आर, व्हाट दे बिकम एंड व्हाट दे कैन बी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के एनिमे मीडियम को देखेंगे, वी विल सी अटैक ऑन टाइटन स्टैंडिंग एट टॉप इन एवरीथिंग।